गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहूत को पहाड़न के कूल पर, दावा सब पंछिन के गोल पर वाज को। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पछाह देश दक्षिण के उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब इस कविता में कह रहे हैं कि कैसे भगवान कैसे एक समूह पे दूसरे का प्रभाव होता है, दावा होता है, अधिकार होता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए शिवाजी महाराज के शौर्य का, पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं कि उसी प्रकार शिवाजी महाराज का दावा जो है वो अपने दुश्मन की सेना पर है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस प्रकार से नागों के समूह पर गरुड़ का दावा होता है। गरुड़ एक पक्षी होता है। जिस प्रकार से राम और रावण के युद्ध में राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया था मेघनाथ ने, तो गरुड़ राज ने आकर के उनको मुक्त किया था। तो कहते हैं कि गरुड़ पक्षी का दावा नागों के समूह पर है, चाहे वह कहीं भी रहें, गरुड़ उनको अपना भोजन बना लेते हैं। उनका दावा है मतलब उनका अधिकार है नागों के समूह पर। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी का अधिकार है, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, और दूसरा नाग जूह। यहाँ दो जगह नाग आया है। एक जगह नाग मतलब सांप होता है, दूसरी जगह नाग का मतलब होता है हाथी, तो हाथियों का समूह। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर सिंह सिर ताज, ना हाथियों के समूह पर जो जंगल का राजा सिंह है उसका दावा है। जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर जंगल राज के राजा सिंह का दावा है, दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर। और जिस प्रकार से पुरहूत मतलब इंद्र को कहते हैं कि इंद्र का जिस प्रकार से दावा पहाड़न का अर्थ है पहाड़ और इसका दूसरा अर्थ है स्वर्ग। तो जिस प्रकार से इंद्र का दावा सभी पहाड़ों पर या स्वर्ग पर है, उसी प्रकार से पहाड़ों के समूह पर जिस प्रकार से इंद्र का दावा है, दावा सब पश्चिम के गोल पर वाज को। और जिस प्रकार से सब पश्चिम मतलब पक्षी है, ये तद्भव रूप है, तत्सम में पक्षी होता है का पक्षियों के समूह पर, गोल मतलब समूह पर, बाज पक्षी का दावा जिस प्रकार से पक्षियों के समूह पर है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण जी कहते हैं कि अखंडित, जिसको खंड नहीं किया गया, ऐसा अखंड मही मतलब धरती पर, अखंड धरती के 9 खंड हैं। धरती को एक तरफ तो अखंड कहते हैं लेकिन उसके 9 भाग हैं। जिस प्रकार से एक घर होता है उसके कई कमरे होते हैं, उसी प्रकार से ये 9 खंडों वाली हमारी एक अखंड धरती है। महिमंडल धरती है जो मंडल मतलब समूह होता है, मही मतलब धरती होता है। तो इस 9 खंडों वाली धरती के पर अखंड है। उसी प्रकार रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, और रवि मतलब सूर्य का दावा किस पर है? किरणों के समाज पे, किरणों के समूह पे। जो किरणों का समूह है उस पर रवि का अधिकार है, सूर्य का अधिकार है। पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो। कवि कहते हैं कि पूर्व से पछाह, देश के पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज का। तो जहाँ पातशाही मतलब बादशाही, मुग़ल बादशाह लोग का दावा, जहाँ पर भी हैं मुग़ल बादशाह लोग, तहाँ दावा शिवराज का। वहाँ पर उस मुग़ल बादशाहों के ऊपर किसका अधिकार है? छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार है। अगली कविता देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन चढ़ाती तेवे नगन चढ़ाते हैं। अब इसमें जो है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का अद्भुत समन्वय आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुश्मनों पर मुग़लों पर आक्रमण किया तो उस समय मुग़ल की स्त्रियों
मुग़ल स्त्रियों की क्या दशा हुई है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाले, ऊंचे विशाल मंदिर मतलब महल, ऊंचे विशाल ऐश्वर्य युक्त महलों में रहने वाली, अंदर रहन वाली मतलब रहने वाली, जो बादशाहों की बेगमें हैं जो ऊंचे महलों में रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। पहले वे ऊंचे महलों के अंदर ऐशो आराम से रहती थी, अब वह घोर मतलब घनघोर, मंदिर मतलब दूसरा मंदिर का अर्थ है जंगल के अंदर रहती हैं, ऊंचे घनघोर जंगलों के अंदर रहती हैं। जब शिवाजी महाराज का आक्रमण हुआ तो उनके डर से जो ऊंचे ऊंचे महलों में ऐश्वर्य सुख भोग रही थी वो बेगम लोग आज घने जंगलों के अंदर रह रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मंदिर शब्द 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो क्या होता है कि जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले तो उसके यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरा है कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। कहते हैं कि उसके अलावा रानी लोग जो है कंदमूल भोग, कंदमूल मतलब 56 भोग खाती थी। जो महलों में रहती थी तो तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन करती थी, पर अब क्या कर रही हैं वो शिवाजी महाराज के सेना के डर से, शिवाजी महाराज के डर से जब वो जंगल में निवास कर रही हैं तो वहाँ पे जंगली फल कंदमूल है उसका भोग कर रही हैं, उसको खा करके वो लोग अपना जीवन यापन कर रही हैं। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो 3 बार खाना खाती थी, 3 टाइम खाती थी, आज वो 3 बेर खाती हैं। बेर का फल होता है, जो यहाँ पर भी बेर का अर्थ 2 आया है, एक बार 3 बार खाना और एक 3 बेर 3 फल खाना। तो यहाँ पर भी 2 अर्थ है। कंदमूल का भी 2 अर्थ है कि एक जगह तो है स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन और दूसरे में कंदमूल जंगली फल। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला है भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। कह रहे हैं का भूषण, भूषण कवि का भी नाम है और भूषण आभूषण को गहने को भी कहते हैं। तो यहाँ भूषण शब्द का भी 2 अर्थ है। तो भूषण कवि कहते हैं कि भूषण शिथिल अंग, पहले में गहना है, भूषण का अर्थ गहना है कि जब रानी लोग, बेगम लोग अपने महलों में थी तो इतने आभूषण, इतने गहने पहनती थी कि वो बहुत धीरे धीरे चल पाती थी, कोई काम धीरे से करती थी, क्योंकि उनके हर अंग में इतने गहनों का वजन था कि वो कोई काम तेज़ी से नहीं कर पाती थी। आज वो जंगल में रह रही हैं तो भूषण शिथिल अंग, तो भूषण जी कहते हैं। अब दूसरे भूषण का अर्थ है कि भूषण कवि का, तो कवि भूषण कहते हैं कि जंगल में जब रह रही हैं, भूख प्यास से वो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो ऐसे में वो कमज़ोर हो गई हैं। शिथिल अंग मतलब कमज़ोर अंगों वाली हो गई हैं। तो इस तरह से दोनों शिथिल अंग है। एक जगह वो आभूषण के कारण शिथिल हुई हैं, दूसरी जगह भोजन नहीं मिल रहा इसलिए उनका अंग शिथिल हो गया। बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। यहाँ पे 2 बीजन है। एक बीजन मतलब कि पंखा, जब वो महलों में रहती थी तो नौकरानियाँ जो है उनके अगल बगल पंखा झलती थी, बीजन डुलाती थी मतलब पंखा झलती थी। ते वे बीजन डुलाती हैं। आज वही बेगम लोग जंगल में हैं, जंगल बीजन का अर्थ होता है जंगल, तो बीजन डुलाती हैं। यहाँ जंगलों में वो डोल रही हैं, घूम रही हैं। जिनके चारों ओर नौकर चाकर पंखे झलते थे आज वो जंगलों में घूम रही हैं। भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास से। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपके त्रास से, आपके दिए गए कष्ट के कारण नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। जो पहले महलों में बेगम लोग रहती थी तो उनके कपड़ों में, उनके गहनों में नगीने जड़े हुए थे, वे नग से जड़े हुए कपड़े पहनती थी। आज वे नगन जड़ाती हैं। आज उनके पास वस्त्र नहीं है, चद्दर नहीं है, शाल नहीं है, इसलिए वे कम कपड़े पहन करके और जंगलों में ठंड के कारण जाड़े से प्रताड़ित हो रही हैं। जाड़ा लग रहा है उनको, जड़ा रही हैं, ठंड लग रही है। तो इस प्रकार से हमारी कविता समाप्त हुई और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ आगे, और कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ तो मैंने बताए हैं, पर कुछ इसमें भी दिया है वो मैं बताती हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, मोर्चा आमना सामना, साजी मतलब सजाकर, भनत मतलब कहते हैं, रलत मतलब बहना, इसमें मिलना और पूर्ण होना, और रल मतलब बहना ही होता है। तरन नाव या तरौना,
पारावार, आर पार नहीं, या दोनों तट और सीमाएं। पुरोहित, इंद्र, पातशाही, बादशाही, मंदिर, स्वर्ग या पहाड़। विजन, पंखा डुलाना, विजन मतलब पंखा। खलक मतलब संपूर्ण संसार में। ठीक है, और ये पाठ मेरा ख़त्म हुआ। आगे का प्रश्नोत्तर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी।